लास्ट टाइम क्या किया था हम लोगों ने क्लास में? तो वाटर रिसोर्सेज खत्म हो गया। वाटर रिसोर्स खत्म हो गया, उसके बाद तो हमने वो भी किया ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया। यस सर। यस सर। सर मूवमेंट इन प्लांटेशन से स्टार्ट करना था हमको। यस सर, लास्ट टॉपिक स्वराज मूवमेंट इन प्लांटेशन। और एक तो कोई शेयर कर दो, मानस या कोई भी। मानस शायद तुम्हारे सिस्टम से हो नहीं रहा था ना लास्ट टाइम? सर वो मैंने एक गड़बड़ की थी, इस बार वो ठीक हो गया है। ओके, देखो। कर दूं मैं? हाँ बिल्कुल। सर एक सेकंड। सर विजिबल है ना स्क्रीन? ये स्वराज मूवमेंट इन प्लांटेशंस में थे ना, या मूवमेंट इन प्लांटेशंस? सर मूवमेंट इन प्लांटेशन से स्टार्ट करना। ओके, ठीक है। देखो, लेट्स रीड दिस आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। In the plantations at Assam, Swaraj meant the right to move above freely in and out of the enclosed plantation. The plantation workers were not allowed to leave the tea gardens without permission. When they heard about the non-cooperation movement, they believed that Gandhi Raj was coming, so they defied the authorities and left the plantation to go to home. But they got stranded on the way due to a railway and steamer strike and were arrested by the police. Now let's see and understand what did everybody think of this movement first of all. देखो, सबके लिए ये मूवमेंट अलग अलग अप्रोच रखता था। किसी को अपनी जमीन वापस चाहिए थी, किसी को अपनी खेती के लिए जमीन चाहिए थी, किसी को कुछ चाहिए था। एक बहुत बड़ा तबका था जो ये चाह रहा था कि वो अपने अपने हिसाब से मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सके। तो ये वो प्लांटेशन जो थे, जो पीपल थे जो काम करते थे अपने खेतों में, फील्ड्स में, वहां पे उन लोग को ये राइट्स भी नहीं थे कि वो अपनी मर्जी से वहां से आ या जा सके। तो उनको ये लगा कि जब उन्होंने सुना कि भाई ये एक मूवमेंट आ रहा है, गांधी जी लेके आ रहे हैं, तो उसको तो उन्होंने लगा कि गांधी राज आएगा, यानी आगे समय जो है वो गांधी जी जो है हमारे लीडर बनेंगे और हमको राइट मिलेगा कि हम फ्रीली मूव कर सकें। तो उन्होंने अपनी अथॉरिटीज को मना कर दिया कि भाई हम काम नहीं करेंगे, और कह रहे हम अब घर जा रहे हैं। लेकिन वो रास्ते में उन्हें रोक लिए गए, क्योंकि वो जो रेलवे है और जो स्टीमर्स थे, जो ट्रेवलिंग के जो भी रास्ते थे, उनकी भी हड़ताल चल रही थी, क्योंकि वो लोग भी कॉपरेशन नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ। तो उन लोगों ने वो भी हड़ताल पे चले गए थे। और बाद में इनफैक्ट वो लोगों ने, चूंकि उन्होंने काम छोड़ दिया था, तो इस वजह से उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। ठीक है, बच्चों, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर, ओके यू आर ऑल। ओके। प्रथम, यस सर। बेटा एक बार ये पढ़ दे, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। ओके सर। गांधी जी कॉल्ड। सर ये स्क्रीन सर विजिबल नहीं हो रही सर स्क्रीन। अभी अभी यस सर अब विजिबल है। ठीक है।
withdrawal of the movement. Gandhiji called off the movement in February 1922 when an anger mob at Chori Chora in UP attacked a police station, which results in the death of 22 police constables. Gandhiji felt that the movement was turning violent at many places and it was not possible to win a violent struggle against a more powerful British force. The Satyagrahis need to be trained before they would be ready for a mass struggle. ओके, देखो गांधी जी की सबसे बड़ी जो उनकी सोच थी वो ये थी कि वो लोग अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। और हुआ क्या कि चोरा चोरी एक जगह है यूपी में, चौरा चौरी या चौरी चौरा, हत्याकांड। हाँ, वहां पर क्या हुआ कि 1922 में जो एक गुस्से वाली एक भीड़ थी वो बहुत गुस्से में आ गई, कुछ लोग जो थे, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, उसमें आग लगा दी और लगभग 22 के आसपास जो कॉन्स्टेबल्स थे वो उनकी डेथ हो गई। अब गांधी जी को लगा कि यार ये तो बहुत बुरा काम हो गया, कि इससे क्या हो रहा है कि लोग गुस्सा हो रहे हैं और लड़ रहे हैं, और उस वजह से उनको लगा कि ये जो आंदोलन है इसने कहीं ना कहीं इट हैज इग्नाइटेड द वायलेंस। तो बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ बीइंग नॉन वायलेंट उन्होंने इस आंदोलन को विड्रॉ कर दिया। हालांकि उस समय शायद ये जो मूवमेंट था ये काफी बड़ा हो सकता था, और मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द अनदर मिस्टेक ऑफ मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी, कि भाई उन लोगों ने ये जो मूवमेंट था उसको मूवमेंट रोक दिया। हाँ, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ दी स्वराज पार्टी, कौन पढ़ेगा? समय कृष्णा। ठीक है, कृष्णा पढ़ो। The Swaraj Party. Leaders like C.R. Das, Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress. They believed that mass struggle would not be effective, and they wanted to participate in the election to the Provincial Legislative Council that had been established by the Government of India Act 1990. They felt that it was important to oppose the British policies through the councils and argue for reforms. सर आगे भी पढ़ना है? नहीं बेटा, चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये जो व्यक्ति हैं C.R. दास, इनका नाम बता सकता है और इनका पॉपुलर निकनेम कोई बता सकता हो तो, या उनको जो टाइटल मिला था वो कोई है अपने से? करंजन दास। क्या? सर करंजन दास है क्या? नहीं सर, चित्रंजन दास होगा सर। क्या बात, वेरी गुड मनोज, नाम तो चित्तरंजन दास हो गया। सर देशबंधु। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला देशबंधु? सर मानस। वेरी गुड मानस। इनका नाम था चित्तरंजन दास और उनको लोग प्यार से देशबंधु चित्तरंजन दास बोलते। वेरी गुड। हिम एंड मोतीलाल नेहरू, ही वाज द फादर ऑफ whom? सर स्वराज पार्टी। सर जवाहरलाल नेहरू। फादर लाइक दैट, रियल फादर। मोतीलाल नेहरू किनके पिताजी का नाम था? सर जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal. वेरी गुड। सो दे formed a party which was called as Swaraj Party. It was within the Congress basically. ये कांग्रेस के अंदर से ही कुछ एक पार्टी, ऐसा होता है ना आज भी आप लोग देखते होंगे कि एक बड़ी पार्टी है उसमें से कुछ लोगों ने मिलकर के एक छोटी पार्टी बना दी कि भाई हमको लोगों ने समझ में नहीं आ रहा, कुछ पॉलिसीज हमारी आपकी ठीक है लेकिन कुछ पॉलिसी हमारी आपकी मैच नहीं कर रही है, तो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन न्यू पार्टी।
ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम रखा स्वराज पार्टी। ये स्वराय लिखा हुआ है, इस SWARAJ, नॉट आई। ओके, विद इन द कांग्रेस they believed that mass struggle would not be effective and they wanted to participate in elections to provincial legislative council they had established by the government of Government of India Act 1990. They felt that it was important to oppose the British policies through the council and argue the reforms. अब देखो ये थोड़ा समझने वाली बात। यूजुअली क्या होता है, लोगों को लगता है भाई अगर हम सरकार में चले गए तो फिर तो सरकार की बातें माननी पड़ेंगी हमें। इन लोगों ने सोचा कि यार जब तक हम सरकार के बाहर हैं, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, वो तो कह दे कि ठीक है भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पावर में आ गए, अगर हम इलेक्शंस में फाइट किया और हम गलती से पावर में आ गए, तो फिर उस पावर को हम यूज कर सकते हैं टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये काफी अच्छा उन्होंने सोचा था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज रेडिकल्स। कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना नहीं चाहता? ठीक है मनोज बेटा पढ़ो। Okay, sir. Radicals. There was a radical wings of Congress comprising of leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose who believed that the movement should become more intense and we should demand for complete independence through a more radical mass execution. ओके, देखो अब ये रेडिकल्स कौन है? किसी ने इस वर्ड को पहले भी सुना है कहीं? Yes, sir. Ninth में पढ़ा। Yes, sir. वेरी गुड। बताओ वो रेडिकल्स क्या थे, कोई बता सकता है? सर मैं बताऊँ? कोई बता सकता है? मानस, मनोज, सर मैं बताऊँ? अर्नव? कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ पहले सर। किसने पढ़ा था, मैं बताऊं? सर मनोज। समीर? ओके, पहले हम ऋषभ से पूछते हैं फिर बाकी देखते हैं। ऋषभ बताओ बेटा। सर सर उसका एक सेंस, सर उसका फील तो है, लेकिन सर डेफिनेशन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे सर। जैसे कि रेडिकल्स होते हैं सर, कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है वो बताओ। सर रेडिकल जो है सर, पीस पे इतना विश्वास नहीं करते सर, कि मतलब हम पीस से जो है अपनी डिमांड को पूरी करवाएं सर। वो जो है थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेते हैं सर, वायलेंट का यूज भी कर सकते हैं सर वो। और सर जो सर दूसरे वाला क्या होता है? बस रेडिकल ही काफी बताना। वैसे कंजर्वेटिव्स होते हैं, ये सर वो जिनको आपने नाइन्थ पीस में का पढ़ा था। सहारा लेते हैं, जैसे सर गांधी जी हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फिलहाल सिर्फ रेडिकल्स का नाम मैं पूछना चाह रहा था कि आपको क्या रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अर्नब तुम बताओ बेटा क्या, या इनफेक्ट आप लोग रुको, अर्नब रुको, अर्नब रुको। अनम तुमको कुछ याद आ रहा है बेटा? अनम? ओके, दीक्षा? यस सर। कुछ याद आ रहा है रेडिकल्स के कि रेडिकल्स क्या थे? नो सर, मैं सोच के साथ ही हूँ भी। कोई नहीं। अच्छा जय? यस। कुछ याद आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये वो लोग थे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट में विश्वास रखते थे और सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के को अपोज नहीं करते थे, मतलब कोई नहीं, जाने दे।
एक ये बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद साजिद के नाम से जो है आईडी, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। क्या बेटा नाम है तुम्हारा? ये मोहम्मद साजिद के नाम से कौन बच्चा है? सर जुनैद। जुनैद। सर मैं बताऊं? अभी एक सेकंड रुको। जुनैद तुम बताओ, तुमको आइडिया है? फरहान। यस सर। कुछ आइडिया है? यस सर, सर ये वायलेंट एक्शंस लेने में ज्यादा विश्वास रखते थे, और सर इन्हें सर एक साथ इंस्टेंट इन्हें रिजल्ट चाहिए था किसी भी एक्शन का। जीशान। यस सर, सर इनका मानना था कि जो भी काम हो वो रातों रात हो जाए और बहुत बहुत जल्दी हो जाए, एक ही रात में हो जाए। मतलब कि ये चाहते थे कि कोई रिवॉल्यूशन आ जाए और जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, वो अपने आप चेंज हो जाए जल्दी से। ओके, अर्णव तुम बताओ क्या कह रहे हो? यस सर। सर मेरे मुताबिक जितना याद है मुझे, सर जो हम दो चीज में बाइफरकेट करते हैं, नरम दल और गरम दल, तो ये लोग बेसिकली रेडिकल जो वर्ड है गरम दल को रेफर कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंस में बिलीव करते थे, और इनका मेन मोटो यही था कि अगर हमें अगर हमें ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए तो वो केवल एक वायलेंट एक्ट के थ्रू आएगा। और ये नरम दल को अपोज करते थे कि हमें उनके सामने मतलब बहुत ही सॉफ्टली नहीं रहना चाहिए। सर ये रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। ओके, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। रेडिकल्स बेसिकली वो लोग हैं जो लोग किसी भी तरह के क्रांतिकारी विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं। अब ये क्रांतिकारी विचारधारा क्या है? रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस। अब रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस क्या है? यानी किसी भी चीज में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक प्राय प्यार से बात करके, दूसरा पावर दिखा करके। तो ये लोग ये थे, ये जो सोचते थे कि ये लोग जो प्यार से जिनसे हमें बात करने की कहा जा रहा है, गांधी जी जो प्यार से बात करने की कह रहे हैं, ये शायद वो लोग नहीं है जिनके साथ प्यार से बात करके काम चलेगा। ये लोग वो उस तरह के लोग नहीं है। हमको कुछ ना कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम इनसे चीजें सॉल्व करवा सके। और बिल्कुल, सर और जिसको वैसे बाद में हमने गरम दल और नरम दल का नाम भी दिया गया। नरम दल के फेवरिस्ट लोग थे जैसे सीआर दास हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, रमेश चंद्र बनर्जी हो गए, ठीक है, इस तरह के लोग, गोपाल कृष्ण वही गोखले हो वाले गए, लोग ना गांधी खुद हो गए। सर जो कौन से कहते वाले? थे सर जब कह रहे थे कि जब क्रांति शुरू हुई थी कि हमें इनसे प्यार से रहने की, हमें इनसे पूछने की क्या जरूरत है आजादी की, और ये सब तो हमारा ही है, इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। सर चलो, रेडिकल्स थे ना। और दूसरा जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, जो ये चाहते थे कि भाई नहीं, हमको हमारी चीजें हमें पूरी मिलनी चाहिए, और अगर ये प्यार से नहीं सुनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे, तो हमको कोई कड़े कदम उठाने होंगे। और वो कड़े कदम बेसिकली या तो फाइट करके अपनी, या किसी भी तरह से चीजों को बता करके। तो वो लोग जो बेसिकली देखो, रेडिकलाइज एक वर्ड है जो रेडिकल से बन के आया है, और रेडिकलाइज का मतलब होता है थोड़ा बहुत उत्पात के लिए तैयार होना, राइट, क्रांति के लिए तैयार होना, धमाके के लिए तैयार होना। तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके विचारधाराओं में आती थी, और इसलिए ये लोग रेडिकल्स कहलाए। अब इंडिया में जो रेडिकल्स है वो विंग एक्चुअल में बहुत सेग्रीगेटेड है, रहा है। और मैं कहूंगा कि शुरू में कुछ लोगों ने उसको अलग तरह से देखा, बाद में उनकी चीजें अलग हुई। जैसे कि एक रेडिकल विंग था जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के लोग थे शुरू में। अरविंद घोष, ये लोग काफी गरम दल वाले लोग थे। इन लोगों ने काफी बातें की।
और यहाँ तक कि बाद में ये लोग भी थोड़े से कम हो गए, इनसे भी ज्यादा एक और रेवोल्यूशनरीज आ गए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिन्होंने बनाई थी, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के जितने भी लोग थे, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बाघा जतिन, और इस तरह के दुर्गा भाभी, मतलब किस तरह के लोग, जो कि अशफाक उल्ला खान, ठीक है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उनको और ज्यादा अच्छे से परस्यू करी, ठीक है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और ये बाकी लोग जो थे, इन्होंने किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं की, मर्डर की या फिर किसी तरह की, लेकिन अगर इन लोगों को देखा जाए तो इन्होंने देश के दुश्मन, जो जिन्होंने समझते थे कि ये देश के दुश्मन है, उनसे उन्होंने बदला लेने की भी कोशिश की। हालांकि इसके लिए इन्होंने खुद की जान भी दी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो बिस्मिल हो, या अशफाक उल्ला खान हो, या फिर कोई भी हो, चंद्रशेखर आजाद हो। लोगों ने ये सोच करके जान भी दी कि हमारे देश के दुश्मन है, अगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, और ये एक अलग से लॉबी थी पूरी, ठीक है। तो एक रेडिकल्स से जो बुक में हमारे हिसाब से है, तो वो थोड़ा, जो मैंने बताया, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी बुक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रेडिकल्स में बेसिकली मेजरली 3-4 नाम ही आते हैं, और उसमें भी 2 प्राइम नाम है हमने यहाँ दिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। बेसिकली इन लोग की सोच ये थी कि जो गांधी जी जो मूवमेंट चला रहे हैं, इससे थोड़ा उतना काम नहीं चलेगा, इसको बल्कि और इंटेंस होना चाहिए, और थोड़ा ताकत से इस समय काम करना चाहिए, क्योंकि तभी की चीजें होंगी प्रॉपरली, और फिर हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग करनी चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए मास एजिटेशन के थ्रू, ठीक है। हालांकि ये पहला जो पूर्ण स्वराज्य का आइडिया है, ये बेसिकली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थ्रू चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने शुरू कराया था। बट बाद में जवाहरलाल नेहरू को इसको कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में इन्होंने इंटरसेप्ट किया, इसको इन्होंने समझा, और इनको इन्होंने परस्यू करा कि भाई ठीक है, हम पूर्ण स्वराज ही चाहिए हमें। पहले ये लोग सोच रहे थे कि कंपनी के साथ रहते रहते और ब्रिटिश हुकूमत में हमको हमारे प्रॉपर राइट्स मिल जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हम पर राज्य कर रहा है, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ो, अंग्रेज वंग्रेज से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी अपनी ही चुनी हुई गवर्नमेंट चाहिए, हमको इस तरह के लोग नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर, क्लियर। चलो Yes, sir. मानस इसको स्क्रॉल कर दे। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है, हिंदी में होता है सविनय अवज्ञा। सविनय यानी विनय के साथ, राइट, विद ड्यू रेस्पेक्ट। अवज्ञा मीन्स डिसओबीडियंसी, ठीक है, लाइक विद हम्बलनेस, आई एम नॉट ओबीडियंट टू यू एनी मोर। ये एक थॉट प्रोसेस है। हम आपसे लड़ नहीं रहे हैं, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम आपको मार नहीं रहे, लेकिन हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक लेम लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, लेमन लैंग्वेज में। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो समझने के लिए इसका यू हैव टू गो थ्रू दिस। कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं आए शिवांश। एक काम करते हैं, अभी नारायण से शुरू करते हैं। नारायण, फिर शिवांश, फिर ऋषभ, फिर दीक्षा, फिर मानस, ठीक है। नारायण बेटा शुरू करो, और तुमको पढ़ना है ऊपर के जो पेज है, पेज नंबर 7, उस पे जो लाइन्स है वो। हेलो सर। हेलो बेटा। Yes, sir. Towards पढ़ो। civil disobedience. In February 1922, NCM withdrawn with the Chauri Chaura incident in Gorakhpur, Uttar Pradesh. Act in Gorakhpur, few ये ना जो एनसीएम बोलते हो ना, आदत डाल लो इसको पूरा बोलने की, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। movement. क्योंकि Yes, अगर आपने एनसीएम एनसीएम बोलते रहोगे ना, किसी दिन पेपर में भी एनसीएम ही लिख के आ जाओगे। sorry, sir. हाँ, In तो ये February, पूरा ही लिखना है आपको, पूरा ही बोलना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, उसको सीडीएम नहीं करना है,
इसको एनसीएम नहीं करना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, गो अहेड Yes, sir. For विद serious. फ्रॉम द स्टार्ट. In February 1922, non-cooperation movement withdrawn with the Chauri Chaura Act in Gorakhpur. Second point, few leaders of Congress who wanted to participate in elections like C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party and argued for a return to council politics. Option third. Point third, Jawaharlal Nehru and S.C. Bose pressed for more radical mass agi. सर ये मेरे साइड स्क्रीन भी क्लियर नहीं है एगी. सर एजिटेशन है ना वो. एजिटेशन बेटा. सर मेरे साइड स्क्रीन उसे क्लियर नहीं आ रही है. अभी क्लियर है? यस सर, अब ठीक है. रेडिकल मास एगिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस. एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस. कंट्री वाज इन turmoil due to agricultural depression in 1930. In this situation, there comes Simon Commission by Tory government in Britain. ओके, देखो फरवरी 1922 में क्या हुआ, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, गोरखपुर में एक जगह है, वहां पर चौरी चौरा एक स्टेशन है, गांव है, उस पुलिस स्टेशन में आग लग गई थी और उसकी वजह से विड्रॉ कर लिया गया मूवमेंट को. कुछ लोगों के दिमाग में ये बात थी कि भाई हमको इलेक्शंस लड़ने हैं, तो वो लोग उसमें चले गए थे. स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने, और वो काउंसिल पॉलिटिक्स में चले गए. जवाहरलाल नेहरू टाइप के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के जैसे लोग थे जो चाहते थे कि भाई रेडिकल जो है मास एजिटेशन करना पड़ेगा हमको हमको कुछ ना कुछ ऐसा भीड़ के साथ मिलकर कुछ ना कुछ एजिटेशन करना पड़ेगा, तभी चीजें यानी मतलब आंदोलन टाइप का कुछ, लेकिन गुस्से वाला आंदोलन, शांति वाला. वो देखें. हाँ, और उन्हें फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज्य. अच्छा, उस समय पर एग्रीकल्चर डिप्रेशन भी आ चुका था, पूरा कंट्री जो पूरा इनफैक्ट पूरी दुनिया ही, लेकिन जो कंट्री हमारा था खास तौर से, ये 1930 के आसपास एग्रीकल्चर डिप्रेशन में चला गया था. इकोनॉमी बहुत परेशान कर रही थी, इनफैक्ट खुद वो खराब हो रही थी. इन दिस सिचुएशन देयर कम साइमन कमीशन बाय टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में उस समय सरकार थी टोरी की, और उसने साइमन कमीशन को भारत भेजा. अब साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं नीचे. साइमन कमीशन बेसिकली, इसका जो चेयरमैन था उसका नाम था जॉन साइमन. इसने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात करी थी. इसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे तभी जाकर के चीजें सॉल्व होंगी. नेशनलिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट ये आया था. नेशनलिस्ट मूवमेंट जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस तरह के लोग जो चलाते थे. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग कांग्रेस के पार्ट थे उस समय पर, और बाकी के जो लोग हैं ये कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो आजाद हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो. ये लोगों की अपनी इन्होंने पार्टी बनाई थी. मैंने बार बार 3-4 बार उसका नाम लिया है. आप में से कोई बता सकता है वो क्या नाम है? सर HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. शाबाश बेटा, किसने बोला? सर मानस. वेरी गुड बेटा. चलिए, अच्छा इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि इसमें कोई भी ना इंडियन व्यक्ति नहीं था इस कमीशन का पार्ट. सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे, सब अंग्रेजी थे. और लोग ये कहने लगे कि भाई जब आप भारत से हो ही नहीं तो आप भारत की समस्या को कैसे समझ सकते हो? यस सर. भारत की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसके लिए लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू की. ठीक है, चलिए, मैंने किसका नाम बोला था? सर शिवांश का. सर ये ठीक है, शिवांश पढ़ टेबल, सर जो चार्ट है ये भी पढ़ना है? नहीं, चार्ट तो मैंने बता दिया. ये जो तुम्हें पॉइंट है 5, बस इन्हें पढ़ दो. India greeted it with the slogan "Go Back Simon." All parties, including Congress and Muslim League, participated in the demonstration. The British Army attacked Indians, in which many were killed, including Lala Lajpat Rai. October 29,
October 1929, Commission recommended Dominion status and Roundtable Conference to discuss future constitution. Dominion status was a vague concept by Lord Irwin. Sir, आगे बोलो। ओके, देखो अब जब ये इंडिया आया साइमन कमीशन, तो इंडिया में इसका स्वागत हुआ साइमन गो बैक या गो बैक साइमन या साइमन वापस जाओ या वापस जाओ साइमन के नारों से। मैं दोनों नाम चारों बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी में भी लोग इसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो हिंदी थी और ये लोग इंग्लिश भी समझते थे और हिंदी भी समझते थे, तो इंडियंस ने दोनों भाषाओं में उनको कहा। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक ऐसी बात थी कि जिसमें लगभग सारी पार्टीज, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये दोनों भी इसमें पार्ट लेती थी। हालांकि ये स्टार्टिंग जो थी वो लाला लाजपत राय का इग्नाइट किया हुआ था और वहीं पर एक कांड भी हुआ बहुत बड़ा, और वो इतना बड़ा इनकी गलती रही कि उसके बाद से चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा खराब होती गई। The British Army attacked Indians in which many were killed including लाला लाजपत राय। अब हुआ क्या कि साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, चाहे भगत सिंह हो गए या आपके या सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद, काफी लोग थे वहां पर। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने नारे लगाने शुरू किए और साइमन कमीशन का जो हेड था जॉन साइमन, उसके आदेश पर इनके खिलाफ डंडे चलाने शुरू हो गए, लाठीचार्ज शुरू हो गया और लाला लाजपत राय के सर पर चोट लग गई। और लाला जी बोले कि भैया, अब उनके चोट लगी तो बेचारे उनके ब्लड ब्लड आने लगा और डेथ की स्थिति आ गई। तो उन्होंने एक फेमस लाइन कही है, अगर कोई बता सकता है आप में से वो क्या कोट है, कोई बता सकता है लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कोई नहीं बता सकता। जब लाला लाजपत राय के सर पर बहुत सारी लाठियां पड़ी थी तो उन्होंने कुछ बात कही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो बता सकता है? वो बड़ी फेमस सेइंग है। नहीं, ओके। देखो, उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर की गई लाठी का एक एक प्रहार तुम्हारे ताबूत की, तुम्हारे मतलब अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील होगा। यानी एवरी स्ट्राइक हिट ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। सर ये वैसे पहली बार सुनी है। आपने बहुत सारी सेइंग सुनी होंगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यस सर। इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, है ना? यस सर। ये एक बहुत फेमस सेइंग है जो लाला लाजपत राय ने कही और सर ये यूजुअली उसको पहली नहीं बार सुना बताया है ना। जाता। हाँ, मुझे पता है नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने कहा भी और इसलिए मैंने आपको बताया भी। ठीक है? ये बहुत फेमस सेइंग है। क्या चैट होता रहता है तुम लोग के बीच में? हाँ, शिवांश ने देखो लिखा भी है। चलो इसके आगे बढ़ेंगे। October 1929, Commission recommended Dominion status and roundtable conference to discuss future constitution. 1929 में कमीशन ने एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात की। डोमिनियन स्टेटस क्या है कि आपको एक डोमिनियन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब आप अपना रूल चला पाओगे लेकिन अंडर दी सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक बात उन्होंने कही और उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई और कहा कि भाई गोलमेज सम्मेलन जो है वो शुरू किया जाएगा। उससे क्या होगा कि हम फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉर्म करना है, क्या करना है, उस सब पे डिस्कस करेंगे। अब लॉर्ड इरविन जो उस समय पर इंडिया के वायसराय थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो
स्वराज वराज मांग रहे हैं, काम करो, इनको लॉर्ड ये डोमिनियन स्टेटस दे दो। ये खाली एक सिर्फ कल्पना वाली बात थी, एक्चुअली वेग कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, वो कोई सही बात नहीं थी। ऑब्वियसली आप अगर किसी के अंडर हैं, अगर आपके ऊपर कोई निगरानी कर रहा है तो आप फ्री कैसे है? फिर तो ये फेक फ्रीडम हो गई ना। तो वो Yes, चीज। sir. नाउ इफेक्ट्स ऑफ साइमन कमीशन। दिसंबर 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जैसा कि मैं ऊपर भी बता चुका हूं, जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर लाहौर सेशन में यह डिक्लेयर किया कि भाई अब हम को सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको कोई डोमिनियन स्टेटस खाना कुछ नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ये ही एक रीजन है कि हम 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने एग्जैक्टली ये कहा कि भाई आज से हमारा संविधान लागू किया जाएगा। रीजन उसका क्या था? क्योंकि पहली बार 26 जनवरी को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे माना था, और चूंकि हमें आजादी मिल रही थी 15 अगस्त को, तो इस डेट को कैसे याद रखा जाए इसके लिए। वरना तो हम जब हमारा 26 नवंबर 1949 को सारा संविधान बन गया था और लागू भी हो गया था, स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया था। इम्पोर्टेंट डेट याद नहीं हाँ, रहती। तो याद कैसे रखेंगे? तो इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 उसको लास्ट डे कहा गया कि भाई इस दिन तक सारे पूरे देश में भारत का संविधान इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ा था ना हमने, एक 8th में ही था शायद। 1930 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एस्टेब्लिश्ड डिप्राइज्ड क्लास एसोसिएशन। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई, यहां से ही एक और खाई भारत के बीच में शुरू हो गई, जो कि आसानी से मुझे लगता नहीं पटेगी। जैसे कि गांधी जी ने Yes, गलती sir. करी थी, वैसी ही एक गलती यहाँ पर अंबेडकर जी ने करी है। खैर, देखते हैं क्या होता है, वो तो भारत के भविष्य में छिपा हुआ है। तो उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन शुरू किया, और उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस्ड यानी दबे कुचले लोग हैं, परेशान लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाया जाएगा। ठीक है, Yes, sir. स्क्रॉल कर दो बेटा हल्का सा। ओके, नेक्स्ट किसका नाम लिया था? सर मेरा लिया था आई थिंक। शायद तुम्हारा लिया था। ठीक है, तो यस। पढ़ दो बेटा, लाहौर सेशन दिसंबर 1929। ओके सर। सर वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ, ओके सर। Lahore session December 1929. Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1939, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence. But the celebrations attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. ओके। देखो, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है, ये पूरा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो एनीबॉडी वांट्स टू री एक्सप्लेन इट? मोक्षिका कहाँ है आज? मोक्षिका, सर वो अब कैल्विन में नहीं है ना शायद। अच्छा, ओके, आई डिडंट नो। दीक्षा गौतम रेज द हैंड। हाँ दीक्षा, चलो तुम बताओ। क्या बताऊं? हम दीक्षा, सर मीटिंग ऐप कर दिया। क्या?
सर उन्होंने मीटिंग लेफ्ट कर दी। अरे ऐसा कैसे? मानवी, अन्ना अभी बाद में बेटा। मनोज अभी रुक जा बेटा। मानवी, निधि, जैद, युक्ति, मयंक, Mayank beta, can you explain this Lahore session December 29th paragraph? All right, go ahead. See, I have already explained each and everything of it. सर करूं? So it's very easy. Just try and play. यस सर। तो सर सम तो जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे जो है और ज्यादा डोमिनेट होने लगी। जो लिबरल्स एंड मॉडरेट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जाते थे ब्रिटिश डोमिनियन के विदिन, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया पूरी तरह से। ब्रिटिश डोमिनियन का फ्रेमवर्क भी जो है अपना इन्फ्लुएंस खोने लगा। फिर दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर लाहौर कांग्रेस ने फाइनली फॉर्मलाइज की एक डिमांड ब्रिटिशर्स से कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई डोमिनियन वगैरह नहीं बनना। फिर जो है 26 जनवरी 1930 को उन्होंने तो इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया अपना, अनऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे। अब सर महात्मा गांधी ये सोचने लगी कि मतलब कि कैसे लोगों को जो है इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में और ज्यादा मतलब लाया जाए। ओके, हालांकि ऑलरेडी सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Yes, sir. Let's hear Arnav's take on it. What does Arnav say? यस सर। सर लाहौर सेशन जो दिसंबर 1929 में था, सर इसमें एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि यहाँ पे 26 जनवरी 1930 जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम का हमारा जो है उनके मुताबिक एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था कि अब हमें जो है आज़ादी के लिए और मतलब अब हम लोग को कोई डोमिनियन स्टेटस या इन सब से कोई रिलेशन नहीं है, हमें जो है पूर्ण स्वराज ही चाहिए और इसके लिए अब इंडिपेंडेंस की तरफ वो और लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। लेकिन इस डेट का ऐसा एज सच कोई सिग्निफिकेंस देखा नहीं गया और ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में अगर मतलब काम नहीं आ पाया, तो इसलिए अब गांधी जी का ये कंसर्न हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए जो सब लोगों को आपस में बाइंड करे और सब लोग इन्फ्लुएंस हों। वेरी गुड बेटा। मनोज, यस सर। तुम बताओ बेटा। ओके सर। सर इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जो बोस की जो आइडियोलॉजी थी वो मतलब उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो फैलने लगी। तो जो लिबरल्स थे, जो एक तरीके से गांधी जी वगैरह थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनका इन्फ्लुएंस कम होने लग गया। तो उसके बाद जब 1929 में उन्होंने लाहौर कांग्रेस का जो सेशन हुआ, तो उसमें उन्होंने ब्रिटिश से डिमांड करी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम किसी के अंडर अब नहीं रहेंगे। तो सर उन्होंने 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे मनाया कि मतलब एक तरीके से लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि अब वो प्लेज करेंगे कि वो उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पूरी तरह से स्ट्रगल करेंगे। लेकिन जो उन्होंने ये सेलिब्रेशन किया, ये बहुत कम अटेंशन लोगों ने इसे दी। बहुत कम ही लोग थे जो इसे अटेंड कर पाए, एक तरीके से बहुत कम लोगों ने अटेंशन दी और ज़्यादा ऐसे पॉपुलर नहीं हुआ। तो सर वो आगे ये सोचते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें कि जो
लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो और इंडिपेंडेंस डे को एक तरीके से वो सेलिब्रेट आगे कैसे अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, देखो एक चीज थोड़ी और यहाँ पर ध्यान देने लोग के, 1929 आते आते ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे वो एकदम एक्सट्रीम पे थे, और चाहे वो भगत सिंह हो या फिर और भी जिनके उनके साथी थे, वो सब एकदम एक्सट्रीम पे थे, और उस समय कांग्रेस की विचारधारा को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए गांधी जी को एक और रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी कि भाई क्या ऐसा किया जाए कि हमको ये जो ग्रुप हमारा जो है, जो पब्लिक अटेंशन है, वो हमें मिल सके। ठीक है, यस सर। सर आपने ये भी बताया था नवंबर में बन गया था, पर लागू करने के लिए कि रिमेम्बर कैसे करें कि ये पहले हो चुका था ऑफिशियल इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जबकि 1949 में ही बन गया था पूरा। ओके। नाउ सॉल्ट को ही सिंबल क्यों बनाया गया रेजिस्ट कम्युनिज्म का, कि भाई सॉल्ट ही ऐसा क्या है कि जिसमें हम उसको उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में दो तीन चीजें हैं तो समझनी होंगी हमको। एक तो भाई कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो हर कोई यूज करता है, ठीक है, यस चाहे सर। वो अमीर हो, गरीब हो, मीडियोकर हो, कितना ही बड़ा शहंशाह हो, कितना ही गरीब आदमी हो, सब लोग भाई नमक तो सभी खाते हैं ना, थोड़ा जम थोड़ा ज्यादा किसी का टेस्ट के हिसाब से। यस सर। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं बहुत ज्यादा नमक खा लूंगा, ऐसा तो नहीं है। या ऐसा भी नहीं मेरे पास कम है नमक तो भाई कोई बात नहीं, मैं कम नमक से काम चला लूंगा। एक टेस्ट तो बेसिकली चाहिए ही हमको, राइट। अब यस सर। हो क्या रहा था कि जो गवर्नमेंट थी वो एक मतलब एक मोनोपोली टाइप की उसे वो बना रही थी कि भाई हम जब जो सॉल्ट है वो केवल हम ही बनाएंगे, और अगर कोई और बनाता है तो उसको सॉल्ट टैक्स देना पड़ेगा। यस सर। उससे चीजें बहुत ज्यादा सर अब गांधी जी गए थे वहां चलते चलते दांडी मार्च। लेट मी कम ऑन दैट पॉइंट कृष्णा। ओके सर, सॉरी सर। नॉट अ प्रॉब्लम। सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, नमक चूंकि एक ऐसी चीज है कि जो सब लोग खाते हैं, कोई जरूरत से ज्यादा नहीं खा सकता, कोई जरूरत से कम नहीं खाता, ठीक है। एक और चीज थी जो इसको और जोड़ रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपको तो मुझे लगता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, बट आपके जो आपसे जो पहले वाली एज है, आप अभी अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे कि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो कोई चुराता नहीं है, राइट। आप अगर देखेंगे तो कुछ पुराने जमाने के जो दुकानों की जो किराने की दुकानें होती थी, वहां पर बाहर बोरे में सॉल्ट भर के रखा रहता था, और दुकान बंद हो जाती थी, रात को लोग सो जाते थे और चले जाते थे अपने घर, वो बोरियां वहीं रखी रहती थी नमक की, उन्हें कोई नहीं चुराता था। तो क्या उस जमाने में चोर नहीं थे? थे। सर थे। लेकिन चुराते क्यों नहीं थे? क्योंकि एक ये सोच थी कि नमक जो है वो कहीं ना कहीं आपके बेसिक इंटेंट को, और जो आपकी जो बेसिक सोच है उसको दर्शाता है, और कहीं ना कहीं हम सब के लिए वो इक्वल है, हम सब नमक को एज इक्वल देखते हैं, और नमक सबके लिए इक्वली एक जैसा है, इसलिए वो उसको कोई चुराते नहीं थे। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ धार्मिक रीजंस भी थे, कुछ रिलीजियस रीजंस भी थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच भी थी। यस सर। और वैसे भी आपने देखा होगा एक और वर्ड हम बोलते हैं नमक, हराम हलाल इस तरह के वर्ड बोलते हैं ना, यस सर। यानी नमक को कहीं ना कहीं आपकी वफादारी का भी सिंबल माना जाता है। यस सर। एक और बहुत बड़े राइटर हुए हैं, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद, सुना है आपने से? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। उन्होंने एक एक छोटा सा प्ले, एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, नमक का दरोगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बेसिकली नमक क्या सिग्निफिकेंस रखता था आउट ऑफ द किचन, नॉट ओनली इन द किचन बट आउट ऑफ द किचन, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इट्स हार्डली लाइक 15 मिनट 10 मिनट की स्टोरी है, 10 मिनट की आपको पढ़ने में लगेगा मैक्सिमम। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी।
ऑब्वियसली मुंशी प्रेमचंद यूज्ड टू राइट अ वेरी वेल एंड डिग्निफाइड स्टोरीज, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिकली नमक को ही क्यों यूज किया गया। नेक्स्ट में मैंने किसका नाम लिया था? दीक्षा का शायद ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या? Am I audible to you? Yes, sir. All right, Diksha, go ahead. Mahatma Gandhi believed that salt was a powerful symbol which could unite the nation. He put up 11 demands which were wide ranging and could satisfy all classes of people. The most important demanded was to abolish salt tax because first, salt was consumed by both rich and poor like was an essential item of food. Second, the monopoly of producing salt and imposing salt tax was considered one of the most aggressive policies of a British rule. एक बार हल्का सा सॉल्व कर दे बेटा इसको। हाँ, बस देखो, ऑलरेडी मैं ये बात बता चुका हूं। हुआ क्या कि गांधी जी ने एक डील एक तरीके से की। कोई बता सकता है इस पैक्ट का क्या नाम था? सर गांधी इरविन पैक्ट। शाबाश, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में उस समय पर ये डील सोच रहे थे लोग बाग कि भाई क्या होंगी क्या नहीं होंगी। उसमें से लोगों को कुछ को ये भी उम्मीद थी कि शायद भगत सिंह की फांसी के लिए भी गांधी जी बात करेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ट्राइड टू फोकस ऑन समथिंग which could, like it was wide ranging और could satisfy all classes of people, लेकिन कुछ ऐसी भी डिमांड्स थी जो सबके लिए ही लगभग एक जैसी थी। जैसे सॉल्ट टैक्स अबॉलिश की डिमांड, यानी जो सॉल्ट टैक्स वो लोग लगा रहे थे उसको अबॉलिश करने की, उनको खत्म करने की बात। अब सोच उसके पीछे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या थी कि भाई या तो गरीब लोग खाते उसको या अमीर नहीं खाते। सभी लोग खाते थे, अमीर गरीब हर तरह के लोग सॉल्ट खाते हैं। और ऊपर से एक ऐसा जो टैक्स लगाया जा रहा था जो मोनोपोली के रूप में, वो कहीं ना कहीं उनकी एक बुरी तरह से उनको कहा गया कि भाई आपकी ऑपरेसिव पॉलिसी है, आपकी बहुत खतरनाक पॉलिसी है और ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चूंकि नमक के ऊपर टैक्स लग रहा था, जो बनाने वाला था खाने वाला था सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा था और सभी खा रहे थे, पूरे जितने भी लोग थे इंडिया के उस समय सब लोग खाते थे नमक, तो ऑब्वियसली सब खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को इस पॉइंट ने टच किया और इस आंदोलन में फिर से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जुटने शुरू हो गए। नाउ द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेटा हल्का सा हाँ इसको, वेरी गुड सर पढ़ूं? हाँ कर दे बेटा। सर कहाँ तक पढ़ूं? एक एक करके पढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस पहले, फिर उसके बाद सॉल्ट मार्च, फिर उसके बाद सिविल टैक्स। Okay, sir. Gandhiji chose salt as a medium for protest against the British rule. 31st January 1930, Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands ranging from industrialist to peasant. Most important demand being the abolition of salt tax, which was most essential commodity of a common man. Government was asked to accept the demands by 11th March, failing which a CDM civil disobedience movement would be started. Okay. Now, let's understand what is this civil disobedience movement. गांधी जी ने ब्रिटिश रूल को उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए पहले नंबर पे देखो सॉल्ट को मीडियम चुना। गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा, उसमें कुछ 11 डिमांड्स थी, अलग अलग लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट्स के बारे में सब तरह से बात की जा रही थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी वो थी कि भाई वो जो सॉल्ट टैक्स है उसको अबॉलिश कर लिया जाए और गवर्नमेंट को 11th of March तक का टाइम दिया गया कि अगर आप
इसको करने में फेल हो जाते हैं तो फिर पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट मार्च को और पढ़ दो। Okay, sir. Salt March marked the beginning of civil disobedience movement on 12 March. Started from Gandhi's ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi, 240 miles. Reached Dandi on 6th April. Along with followers, Gandhiji violated the law by manufacturing salt from seawater. ओके, देखो सबको पता है जब 11 तारीख लास्ट डेट दी गई है तो शुरू कब होगा? 12 तारीख को। तो याद Yes, sir. रखेंगे 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। ठीक है, 1930 में। और ये गांधी जी के आश्रम से साबरमती के जो है अहमदाबाद में साबरमती उनका आश्रम है, साबरमती रिवर के किनारे पे ही है, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती। और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है दांडी, वहां तक है, लगभग ये 250 से ऊपर किलोमीटर बैठता है, 240 माइल्स है। तो एक बार में ये लगभग 300 किलोमीटर के आसपास बैठेगा, क्योंकि एक माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पहुंचे कितने दिन में? तो ये पहुंचे 6 अप्रैल को। तो कितने दिन हो गए? एनीबॉडी? सर 24 days. 25 days के आसपास आएगा। 12th को निकले थे बेटा और 6th को पहुंच गए, तो 24 डेज हुए ना। अप्रैल 30 डेज का होता है। सर मार्च तो 31 का होता है। सर मार्च तो 31 का है। हाँ, तब तो 25 डेज हो गए। वेरी गुड। Yes, sir. Along with followers, Gandhi ji violated the law by manufacturing salt from seawater. अब गुजरात चूंकि एक कोस्टल एरिया है और समुद्र का नमक आपको सबको पता है, समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है, और उन्होंने सॉल्ट के साथ वहां पर पानी के साथ वहां पर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, और एक ये नियम उन्होंने तोड़ा। Like, can you believe Mahatma Gandhi he broke a law, though it was not that sort of breaking a law sort of thing, but yes, he did break a law, right? Now, effects of civil disobedience movement. पढ़ो बेटा इसको भी। Effects of civil disobedience movement. The movement spread to entire nation. The colonial laws were violated, salt manufactured in numerous places, foreign clothes were burnt, and picketing of liquor shops violated forest law. Peasants refused to pay revenue and chowkidari tax. Okay, very good. देखो इफेक्ट्स क्या हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। पहला तो ये ऐसा मूवमेंट था कि चूंकि यहाँ पर नमक इन्वॉल्व है, और नमक जो है वो पूरी दुनिया, पूरा देश खाता था, तो पूरा देश में आंदोलन धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ, और फिर बहुत जगह पर इसको सॉल्ट को बना करके वहां के लॉज को तोड़ा गया। जो लॉज थे उनको वायलेट किया गया, और फॉरेन क्लोज जो थे उनको, उनकी होली जलाई गई, लिकर की शॉप्स को बंद कराया गया। ठीक है, फाइल जो फॉरेस्ट लॉज होते हैं उनको वायलेट किया गया, उनको तोड़ा गया। जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई अप्रैल 1930 में, जो फ्रंटियर गांधी, या हिंदी में अगर देखेंगे तो सीमांत गांधी के नाम से मशहूर है, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, Yes. नाउ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको और पढ़ दे बेटा। Okay, sir.
Government's response to civil disobedience movement. April 1930, Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi was arrested. May 1930, Gandhiji was arrested. Women and satyagrahis were attacked and many were 5th April 1931, Gandhiji called off the movement with Gandhi Irwin Pact. Gandhiji consented to participate in RTC and government agreed to release the prisoners. December 1931, Gandhiji went to London for uh, after second RTC roundtable conference. Nothing futile came out. CDM was relaunched, but by 1934 lost its momentum. ओके, अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, उस पर क्या चीजें हुई, उसको थोड़ा सा और समझेंगे। जैसा कि हमने पहले पता चला कि अप्रैल 1930 में फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मई में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, इसी के साथ साथ जो सत्याग्रही थे, जो वुमेन भी थी उसमें खास तौर से, उनके ऊपर अटैक किए गए, उनको मारा पीटा गया। 5th ऑफ मार्च 1931 को गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है कॉल ऑफ कर लिया था और गांधी इरविन पैक्ट शुरू किया। 5th ऑफ मार्च। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट जो शुरू किया, उसमें उन्होंने कुछ 11 जो उनकी मांगे थी उसमें से कुछ मेजर जो है मांग ली गई। गांधी जी ने एक और चीज की कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने की बात की, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया है। कोई बता सकता है कौन सी हो सकती है वो? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस सर, सेकंड। वेरी गुड, शाबाश। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था और सरोजनी नायडू ने इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। December 1931, गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भी कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली उनका तो मोटिव ही नहीं था भारत को फ्री करने का। उसकी वजह से दोबारा गांधी जी ने वापस आकर के सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया। हालांकि एक बार कोई चीज अगर वो बंद कर दी जाती है तो दोबारा उसको लॉन्च होने में उतना आपको सक्सेसफुल होना थोड़ा डाउट रहता है, और इसीलिए वो भी 1934 आते आते अपना मोमेंटम खो चुका है। ठीक है, कौन कर दो बेटा? कौन पढ़ेगा? जय यस सर। पढ़ेगा? यस सर। ठीक है, तो हाउ वाला और रिच पीजेंट्स वाला, ये दो पढ़। Okay, sir. How peasants saw the movement. How participants saw the movement. Each of the social groups that joined the movement had their own ideas about Swaraj. Rich peasants. The rich peasants like Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were enthusiastic supporters of civil disobedience movement, since they were unable to pay government revenue as they faced trade depression and falling prices. But but they were disappointed when civil disobedience movement ended in 1931 without revised revenue dates. So they refused to participate again in 1932. अब देखो इसको कैसे समझना है। हर एक ग्रुप पे एक अलग इम्पैक्ट था स्वराज का, और हर एक ग्रुप जो है अपनी तरह से इसको समझ रहा था। अब जो रिच पीजेंट्स है वो कैसे समझ रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि भाई, जो चाहे वो गुजरात के पाटीदार हो या जो जाट हैं यूपी में जिनके पास काफी ज्यादा लैंड है उस समय पर थी, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि भाई अच्छा ही होगा अगर ये मूवमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हमको जो ये टैक्सेस देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, अब ये नहीं देने पड़ेंगे और चीजें हमारे लिए बेटर हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, अचानक से एक दिन डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको एंड कर दिया गया 1931 में, और जो रेवेन्यू टैक्सेस थे उनको भी रिवाइज नहीं किया गया। तो गांधी जी
कि इस बात से जब चूंकि ये भी जो है वो गलती से खत्म कर दिया गया उनकी बात पूरा हुए बिना, तो उन्होंने दोबारा कहा कि भाई ठीक है, पिछली बार तुमने हमारी नहीं मानी, ऐसा है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं तुम्हारे इस रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। नाउ पुअर पीजेंट्स, कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ना चाहता? मानवी, ठीक है मानवी पढ़ो। They demanded a lowering of revenue demand. Second, a remittance of unpaid rent to the landlords. Second, they joined several radical movements led by socialists and communists. Third, the Congress did not support the no-rent campaign as they were unfeared of upsetting the landlords. Therefore, the relation of peasants and Congress were uncertain. ओके, पुअर पीजेंट्स के बीच में बेसिकली दो तीन डिमांड्स थी। पहला था जो रेवेन्यू की जो डिमांड है उसको थोड़ा सा कम करना। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स, यानी और जो कर्ज उन्होंने ले रखा है, जो उनको रेंट नहीं दिया है लैंडलॉर्ड्स को, उसको माफ करवा देना, रिमिट कराना। अब बहुत सारे जो मूवमेंट्स थे, चाहे वो रेडिकल्स ने कराए हो, सोशलिस्ट ने कराए हो, कम्युनिस्ट ने कराए हो, उसमें इन लोगों ने पार्ट लिया था। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं अगर इन लोगों ने नो रेंट कैंपेन को अगर रन किया या फिर प्रमोट किया, तो कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो अच्छा खासा पेमेंट उनको देते हैं टू फंक्शन, टू लेट द पार्टी फंक्शन, ठीक है, और वो अगर भाई पार्टी में पैसा ही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? ठीक है, कोई भी चीज के लिए पैसा चाहिए ना, चीजों को कम करने के लिए। तो वो फंक्शन करने के लिए वो पैसा जो आता था लैंडलॉर्ड से ही आता था, और अगर वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं उससे ये लोग भी नाराज हो जाते, राइट? तो इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी, और उस चक्कर में क्या हुआ कि जो गरीब किसान था वो कहीं ना कहीं नो रेंट कैंपेन को उसने एक अपनी वो समझी और कहा कि भाई ठीक है, चूंकि अब ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम भी इन्हें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए वो दूर ही रहे कांग्रेस के साथ। ठीक है ना? बिजनेस क्लास, कौन पढ़ेगा? सर मतलब सेकंड बार जब भी करना चाहते थे किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। प्लीज पढ़ो। Business class. The business class had made huge profits during the First World War and had become powerful. They opposed any British policy that restricted their business. They wanted protection against imports of foreign goods and the rupee sterling exchange ratio that would discourage imports. They also opposed colonial policies and restricted business activities. Parsh- P- Parshottamdas Thakur and पुरुषोत्तम दास Federation of Indian Chamber of Commerce Industries FICCI in 1927, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Causes of failure of a civil disobedience movement. Peasants. बस पहले इसको तो नाउ बिजनेस क्लास। अब ये थोड़ा समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा समझेंगे। अब बेसिकली जो मिडिल क्लास, जो बिजनेस क्लास है, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे काफी पैसा बना लिया था। उसका रीजन क्या था कि जो वॉर होती है उसमें बिजनेस जो है उसकी डिमांड जो है वो काफी बढ़ जाती है, और इस वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। उसके बाद वॉर के बाद हमेशा आपने देखा होगा इकोनॉमी है वो डाउन चली जाती है और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है,
तो जो ये बिजनेस क्लास के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, इन्होंने ये कहा कि भाई अब हम किसी भी पॉलिसी को, चाहे ब्रिटिशर्स की कोई भी पॉलिसी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और खास तौर से वो पॉलिसीज जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी कोई भी टैक्सेस अगर लगाती है, कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम करती है, तो वो कहीं ना कहीं उनको अपोज करेंगे। They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee starling exchange ratio that would discourage import. अब उन्होंने एक चीज कहा कि भाई जो हमारा जो फॉरेन गुड्स लेकर के आ रहे हैं उसके हमें प्रोटेक्शन दी जाए, उनको हम प्रोटेक्शन के साथ हमारा सामान हम भारत तक ला सकें, और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई जो हम लेन देन करते हैं वो कहीं ना कहीं रुपी में भी हो, जिससे कि हमको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। They also opposed colonial policies, restricted business activities. उन्होंने जो पॉलिसीज जिन्होंने जो बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं उनका भी उन्होंने अपोज किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, जीडी बिरला हो गए, टू प्रमोट देयर बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce Industries in 1927. पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जीडी बिरला तो आपने नाम सुना ही होगा, बिरला इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप। यस सर, यस सर, है ना, 3-4 नाम बड़े फेमस है, टाटा, बिरला, ठीक है, गोदरेज, अब तो अंबानी, अडानी ये भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट जो है उनसे सपोर्ट लेती ही है, क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो बड़े टैक्सेस कौन देगा, राइट? यस सर। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी? तो उन्होंने एक तरीके से एक यूनिट बनाई बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस यानी IICC 1920 में, और फिकी यानी FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में ये उन्होंने बनाया। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. उन्होंने एक चीज और कहा कि भाई हम जो है वो प्रमोट करने के साथ साथ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, यानी आर्थिक सहायता भी देंगे, और साथ के साथ उन्होंने एक चीज और कही कि उन्होंने कहा कि भाई हम बाहर के जो विदेशी सामान है ना उनसे कोई सामान खरीदेंगे ना उनको कोई सामान बेचेंगे। ठीक है बच्चों? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको थोड़ा बेटा वो स्क्रॉल कर दे, बस यही। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, कौन पढ़ना चाहेगा? कृष्णा तुमने तो पढ़ा था शुरू में ही। यस सर। तो और भी किसी को चांस देते हैं ना। अर्नब, ठीक है अर्नब पढ़ो। Yes, sir. They gave financial, sir, causes of failure of civil disobedience movement. Peasants' demands were not fulfilled. Many peasants and business class didn't join the movement again. Spread of militant activities. Failure of roundtable conference. Industrial workers didn't participate. Dalits didn't participate as Congress sided with upper class. Muslims were aloof of the movement as they feared Hindu dominance. ओके, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? मनोज, मानस? यस सर। सर एक सेकंड सर। ओके, यस सर। सर इसमें हमें मेंशन है कि जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके फेलियर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सर जो फर्स्ट लिखा हुआ पीजेंट्स डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो पीजेंट्स ने मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं की हुई थी, तो उसी वजह से एक का पीजेंट्स डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड, इस वजह से ये मूवमेंट फेल हुआ। उसके बाद है मेनी पीजेंट्स इन बिजनेस क्लास डिड नॉट जॉइन द मूवमेंट अगेन। सर क्योंकि जो उनकी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं की गई थी, टैक्स कम नहीं करा गया था, इसलिए स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, मतलब सर वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ गई थी। फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो ये हुआ था सर ये भी फेल हो गया था। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट अगेन, मतलब सर
जब भी दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जब मूवमेंट ने कोई मोमेंटम ही नहीं गेन किया तो जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया और मुस्लिम्स वर अलूफ ऑफ द मूवमेंट एज दे फेयर्ड हिंदू डोमिनेंस। मतलब सर मुस्लिम्स भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि उनको लगा कि हिंदू बहुत डोमिनेंट है और उसको दिखाने के लिए कि हम भी हैं कंट्री में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और वो डरते थे हिंदू डोमिनेंस से। और दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एज कांग्रेस साइडेड अपर क्लास। मतलब सर दलित्स को हमेशा स्टार्टिंग से इसे नीचे रखा जाने लगा, तो सर इसलिए दलित्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये भी एक रीजन था इस मूवमेंट के फेल होने का। ओके देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसके फेलियर के कुछ कॉजेज जो यहाँ पर लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली चीज जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो जो किसान टाइप के जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो लोग उनकी डिमांड जो थी उनको फुलफिल नहीं किया गया, चाहे वो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर पीपल हो या फिर लार्जर स्केल। उनकी बात को यहाँ तक कि जो कुछ पीजेंट्स हैं या बिजनेस क्लास के लोग हैं उन्होंने तो मूवमेंट ज्वाइन ही नहीं किया। रीजन उसका क्या था कि उनकी डिमांड जो थी वो फुलफिल नहीं की गई या उनकी डिमांड्स को मैच नहीं किया गया, उनकी डिमांड्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। ना मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई थी, लोग युद्ध की बातें कर रहे थे, लोग गुस्से में बातें कर रहे थे, एग्रेशन बढ़ रहा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं आया निकल के, महात्मा गांधी खाली हाथ गए थे, खाली हाथ लौट के आ गए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ये लग रहा था कि हमारे बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो जो है वो कांग्रेस अपने बारे में कर रही है और जो कि हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। प्लस साथ में ये भी हुआ था कि लास्ट 2 बार से उन्होंने देखा था कि वो लोग तो इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के घर चले जाते हैं, लेकिन उनके पास वो घर चलाने के लिए फिर पैसे नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो उनको लगा कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अपना काम करो, घर चलाओ। मुस्लिम्स को ये डर था कि कहीं भारत जो है वो हिंदू डोमिनेंट कंट्री ना बन जाए। दलित्स को ये दिक्कत थी, उनको लग रहा था कि जो अपर क्लास है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ज्यादा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब अपर क्लास को, सरदार पटेल हो गए, सब अपर क्लास को बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर था या फिर उनके मन में डर बैठा दिया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर भी पढ़ाया, आपको बताया कि महात्मा गांधी सॉरी अंबेडकर जी ने जो एक जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक और ये चीज थोड़ा सा अच्छा वो उस पर इम्पैक्ट डाला कि दलित जो है वो उसमें अच्छे से ज्वाइन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ना इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन पढ़ेगा? मनोज, मनोज तुम्हें पढ़ाता भी नहीं पढ़ाता बेटा? सर मैं समझाने को। अच्छा ठीक है, तो बेटा एक बार ये पढ़ दो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नो सर मैं बोल रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए आता है, मैंने पढ़ा है। अच्छा ओके। Anybody else who wants to read it? यशवी शर्मा, नंदिनी। Yes, sir. Nani, you wanna read? Yes, sir. All right, read this industrial workers paragraph. Okay, sir. Industrial workers. The working class did not participate in the movement in large numbers as the industrialists had become closer to the Congress. But in some areas, workers participated, adopting ideas of Gandhiji, like first point, boycott of foreign goods, to oppose against low wages and poor working conditions. Second point, railway workers and dock workers want on strike. Third, workers of Chota Nagpur tin mines wore Gandhiji caps and took part in protest rallies. The Congress did not take keen interest in their activities as they did not want to annoy the industrialists. Okay. This working class did not participate in the movement. Obviously मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों नहीं कर चुके, ये थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लेते हैं। बिकॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट से जो पैसा आता था पार्टीज को रन करने के लिए, तो वो उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते थे।
और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी जो मांगे थी उनको भी पूरी तरह से वो अपोज नहीं कर पा रहे थे। तो एक कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो इस वजह से जो लेबर क्लास है वो भी उनके अगेंस्ट ही था। उसके रीजन क्या है? बट इन सम एरियाज वर्कर्स पार्टिसिपेटेड अडॉप्टिंग आइडियाज ऑफ गांधी जी। कुछ एरियाज में वहां पर उसको उन्होंने अडॉप्ट भी किया। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स टू अपोज अगेंस्ट लो वेजेस, ये लॉ नहीं है, लो है, लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। सिंपल सी बात है, जहां पर फॉरेन गुड्स को अपोज करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चाहे वो हमारा लो वेजेस मिल रही है, वो कम सैलरी मिल रही है, और जो हमारी वर्किंग कंडीशन है बहुत खराब है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता है। रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो रेलवे के काम करने वाले लोग थे, डॉक के काम करने वाले लोग थे, डॉक समझते हैं ना, जो पत्तन वगैरह होते Yes, थे, sir. पानी की जांच वगैरह और ये सब खड़ी करी जाती, उस तरह के डॉक्स वर्कर जो थे वो सब, उनको वो लोग चाहे रेलवे डॉक भी होते, उनके जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे। छोटा नागपुर की जो टिन माइंस थी, उन्होंने गांधी नाम की कैप लगाई थी और जो प्रोटेस्ट रैलीज है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। The Congress did not take any keen interest in their activities as they did not want to annoy the industrialists। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे मैंने ऊपर भी पढ़ा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, जीडी बिरला हो गए, टाटा हो गए, इन लोगों को, जमशेदजी भाई टाटा, इन लोगों को वो लोग नुकसान नहीं, वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे, उनको परेशान नहीं करना चाहते थे, और ये नहीं चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये छवि आ जाए कि जो कांग्रेस है भाई वो तो हमारे ही खिलाफ जा रही है, जिसको हम फंड कर रहे हैं, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, वो हमारे खिलाफ जा रही है। तो वो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स जो थे उनको हेल्प नहीं किया, उनको उनके एजुटेशन में काम नहीं किया, उनके पार्ट नहीं लिया, उनके आंदोलन में कोई कुछ भी नहीं कहा। और इस वजह से चूंकि जब आपने उनके लिए नहीं किया तो वो भी आपके लिए नहीं करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बच्चों, आज के लिए काम करते इतना ही है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ से शुरू करेंगे पार्टीशन ऑफ वुमेन से। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Good evening, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Bye. Good evening, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, everyone.